नमस्कार, मैं दीपिका सिंह आप सभी को दर्शिका एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पाठ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई है 1600 में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तब आप लोग उत्तर में लिख देते 1600 में। तो याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में 1607 और 8 में भारत में आई है, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई है? ब्रिटेन में ही हुई है। स्थापना मतलब इसकी शुरुआत हुई, स्टेब्लिश्ड हुई है। तो कब हुई है? 1600 में शुरुआत हुई है, ब्रिटेन में ही। फिर जब वो बन गई, यानी कि इसका मतलब बन गई, कंपनी कब बनी? 1600 में बनी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सारी थी, अलग अलग देशों की कंपनियां थी, लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटेन की या कह लो इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 में। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी कौन थे? इसमें आपसे जो 1857 की क्रांति का जो पार्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो पार्ट है, इसमें ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से कौन से सेनानी लड़े। जैसे कि झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है, इसी प्रकार से अवध से या लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। और इसमें क्या पूछा गया है? बुंदेलखंड से प्रमुख सेनानी कौन थे? तो जो बुंदेलखंड से प्रमुख सेनानी थे वो थे आपके तात्या टोपे। ठीक है, तो बुंदेलखंड से कौन है? तात्या टोपे। और कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600 में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1600 में, बुंदेलखंड से सेनानी है तात्या टोपे। नेक्स्ट देखिए, कानपुर में आंदोलन शुरू किया था। तो अभी मैंने आपको बताया था, कानपुर से कौन थे? नाना साहेब थे। कानपुर से आपकी जो कानपुर है, यहाँ से कौन है? नाना साहेब। और नाना साहेब के साथ उनके दो सेनापति थे, सहयोगी थे। एक थे तात्या टोपे, दूसरे थे अजीमुल्ला खान। याद रखिए, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान नाना साहेब के सहयोगियों और सेनापतियों में से आते हैं। कानपुर से नाना साहेब, इनका मेन निवास कानपुर में के पास बिठुर से है। अगर बिठुर आए, कानपुर आए, तो आप नाना साहब को ही लगाइए। कान ना में कौन है? नाना। ना पे कान में कौन है? नाना। तो याद रखिए। नेक्स्ट, पंजाब के गवर्नर ओ डायर को गोली मारकर हत्या की थी। ये जो आपके गवर्नर ओ डायर है ना, ये वही जनरल ओ डायर है जिन्होंने 1919 में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था, जिसमें असंख्य लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये जो पंजाब के जो गवर्नर हैं जनरल ओ डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले, इनको बाद में जाकर के गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इनको गोली मारकर हत्या की है उधम सिंह ने। ठीक है, तो पंजाब के जो गवर्नर जनरल ओ डायर थे, उनको गोली मार करके हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में लिख WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, मुंबई में हुई, प्रथम अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कब हुई? 1885 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि इसको बनाने वाले कौन थे, स्टेब्लिश कौन थे इसके? तो वो संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम। तो ये A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक। अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले कहाँ पे हुई है? मुंबई में हुई है। कब हुई है? 1885 में हुई है। ठीक है, तो ये
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई है? 1875 में। नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर के कहाँ भेज दिया गया? पहले हम ये जान लेते बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन थे। तो आप सबको पता है, आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ी है कि जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 से, जब मेरठ के 85 घुड़सवार जो कारतूस होता है, गाय और चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। फिर उनको पकड़ लिया जाता है तो फिर वो जेल तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और फिर वो वहां से पहुंचते हैं दिल्ली। मेरठ से कहाँ पहुंचते हैं? मेरठ में उनको पकड़ लिया जाता है, मेरठ की बात है। तो वहां से वो दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में पहुंच करके ये जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम इस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ अपना संग्राम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे इस संग्राम में सम्राट हैं। तो ये जो बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति में क्या घोषित किया जाता है? भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। और उसके बाद यही बहादुर शाह जफर द्वितीय सभी राजाओं और महाराजाओं को, नवाबों को पत्र लिख करके इस युद्ध में, इस संग्राम में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। ठीक है, बाद में युद्ध होता है और फिर आगे जाकर के दोबारा से दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और जब कब्जा हो जाता है तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बना करके भेज दिया जाता है। वो कहाँ भेज दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है रंगून में भेज दिया जाता है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून में की जेल में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था? तो ये नीति कौन सी? हड़प नीति। अभी यहाँ पे याद रखना, डलहौजी में भी ड है और हड़प में भी ड है। तो याद रखना, डलहौजी में ड वाली नीति कौन सी? हड़प नीति। ड से डलहौजी, ड ही कायम में आता हड़प में। तो हड़प नीति किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की। अभी इसमें दो नीतियां आएंगी, एक आएगी हड़प नीति और दूसरी नीति आपकी आएगी, दूसरी नीति कौन सी आएगी बताइए? सहायक संधि। ठीक है, तो हड़प नीति आएगी और सहायक संधि व्यवस्था आएगी। तो सहायक संधि व्यवस्था है लॉर्ड वेलेस्ली की और हड़प नीति में ड है, इसीलिए ये किसकी होगी? लॉर्ड डलहौजी की। इसके तहत क्या किया था इन्होंने? अनेक राज्यों को, जो भारतीय राज्य हैं उनको अंग्रेजी राज्यों में शामिल कर लिया था। अभी इस नीति में क्या होता था? जैसे कोई एक राजा है, ठीक है, उसकी खुद की संतान ना हो और वो मर जाए तो वो जो राज्य है उसको अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाता है। उदाहरण के लिए आप झांसी को देखिए, गंगाधर राव जो थे उनकी खुद की संतान नहीं होती है तो वो दामोदर को गोद में ले लेते हैं, मतलब ना उसको क्या कहेंगे आप, एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं दत्तक पुत्र के रूप में, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जो अंग्रेजी हुकूमत है वो झांसी को अपने में शामिल करती है हड़प नीति के तहत। वो कहती है कि राजा का खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए राज अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर लिया जाता है। फिर बाद में इसी के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती हैं। तो हड़प नीति मतलब जबरदस्ती हड़प लेना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसको हड़प नीति को हिंदी में एक और विलय या पिपलगत की नीति भी बोलते हैं। तो आप याद रखिए, हड़प नीति या विलय नीति लॉर्ड डलहौजी की थी, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। इसके तहत अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम, 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार किसको दे दिया गया? यानी कि किसी पे था, अब दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया होगा ना। तो पहले जानते किस पर था भारत पर शासन का अधिकार? पहले किस पर था? पहले था 1858 से पहले एक कंपनी के पास था। अभी कोई देश के पास, कोई हुकूमत के पास नहीं था। हम पर शासन कौन कर रहा था? सिर्फ एक कंपनी कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी।
व्यापारियों की कंपनी थी, ब्रिटेन के व्यापारियों की, वो हम पर शासन कर रही थी। जब 1857 का युद्ध हुआ, क्रांति हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब ये बात जाकर के ब्रिटेन में पहुंची। तो वहां की जो ब्रिटिश संसद ने ये फैसला लिया कि अब हम जो कंपनी से अधिकार लेकर के, जो कंपनी शासन कर रही थी, उससे शासन का अधिकार लेकर के हम किसको दे देंगे? ब्रिटिश सरकार को। तो अभी तक हम पे 1857 तक हम पे एक कंपनी शासन कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमारा शासन किसके हाथ में पहुंच गया था? सीधा ब्रिटिश सरकार के ऊपर, मतलब वहां की महारानी के अंडर में, उनके क्राउन के अंडर में हो गया था। क्राउन शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्रिटेन का सबसे बड़ा पद महारानी का होता है। ठीक है, तो अभी याद रखेंगे 1858 को जो अधिनियम था, उससे पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे शासन कर रही थी, ब्रिटेन की। अब कौन है? ब्रिटेन की सरकार हम पे शासन करेगी। नेक्स्ट देखो, वायसराय। ये जो वायसराय है, वायसराय, इनकी एक कौन थे जिनकी बहुत प्रतिक्रियावादी और प्रजातीय भेदभाव से पूर्ण थी। प्रजातीय भेदभाव का मतलब है अपनी जाति को, अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ मानना और दूसरी प्रजाति को नीचा या गिरा या बेकार मानना। तो ये कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। अभी लॉर्ड लिटन क्या करते थे? वो गोरों को श्रेष्ठ मानते थे। उनका चमड़ी गोरी होती ना अंग्रेजों की, तो वो मानते थे कि हम जो अंग्रेज हैं, हम जो गोरे, हम महान हैं, हम उच्च कोटि की, हम श्रेष्ठ हैं। और जो भारतीय हैं या दूसरी रंग के जो लोग हैं, वो कैसे हैं? प्रजाति के लोग बेकार हैं, निचले हैं, वो नौकरों के लिए बने हैं, और हम शासन करने के लिए बने हैं। तो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते थे। कौन मानता था? लॉर्ड लिटन। तो जो लॉर्ड लिटन थे, ये प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थे और इनकी नीति कैसी थी? प्रतिक्रियावादी, उल्टे कार्य करने वाली, प्रतिक्रियावादी नीति थी। और ये प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थे, यानी कि ये अच्छे नहीं थे। ये अपने आप को श्रेष्ठ और भारतीयों को बेकार, गिरा हुआ समझते थे। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस का संस्थापक किसको माना जाता है? अभी हम इससे पहले हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो ये आ गए A.O. ह्यूम। ये एक अंग्रेजी रिटायर्ड अफसर थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इनका नाम था A.O. ह्यूम। आगे देखें, वंदे मातरम, आज जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना किसने की है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। और उन्होंने ये किताब, उन्होंने ये जो गीत है अपनी एक किताब में लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसकी रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो वंदे मातरम, वा से वंदे मातरम, वा से बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिए, वंदे मातरम किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अभी सत्य असत्य देखेंगे हम। सत्य असत्य देखेंगे। पहला है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी। क्या 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी? नहीं, ये कारण था, ये एक राजनीतिक कारण था। अंग्रेज जो भारत के राजाओं में, भारत के नवाबों में, जागीरदारों में अंग्रेजों के खिलाफ द्वेष का एक कारण था, लेकिन ये एक तात्कालिक कारण नहीं था। तो आपका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था आपका बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे के द्वारा गाय और चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर देना। ये था तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था आपका? फिर मंगल पांडे के द्वारा, एक जो भारतीय सैनिक था ब्रिटिश सेना में, उसके द्वारा चर्बी वाले, गाय और सुअर के जो चर्बी वाले कारतूस थे, उसको एक इनफील्ड नाम राइफल आई थी, नई राइफल आई थी, उसमें उनको भरा जाता था। तो चर्बी वाले कारतूस के ऊपर का जो ऊपर का रैपर मुंह से फाड़ना पड़ता था, वही पंडित थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे
और उनकी अंग्रेजी अफसर से झड़प हो जाती है। बाद में इनको पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, फांसी दे दी जाती है। तो ये है तात्कालिक कारण। तो यहाँ पे असत्य है, जो आपका हड़प नीति तात्कालिक कारण नहीं है, तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट देखिए, जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 की ही क्रांति थी। जन आंदोलन और सामूहिक आंदोलन, हाँ ये उत्तर सही है। जो जन आंदोलन था और सामूहिक आंदोलन था 1857 की ही क्रांति थी, क्योंकि इसमें हिंदू ने, मुसलमान ने, किसानों ने, जागीरदारों ने और नवाबों ने, सबने इसमें हिस्सा लिया था। इकट्ठे होकर के सबने इसमें भाग लिया था। जितने भी कामगार थे, इसमें किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। आगे देखेंगे, ये उत्तर सत्य है। जन आंदोलन सामूहिक आंदोलन 1857 की ही क्रांति थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। हाँ ये उत्तर सही है। 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इसको ये किसने कहा था? इसको कहा था भारत के वीर क्रांतिकारी वीर सावरकर ने कहा था, वीर दामोदर सावरकर ने। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। और ये सत्य है, ये क्रांति भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे। सत्य है। नेक्स्ट देखिए, बैरकपुर से आपके कौन थे? मंगल पांडे। मेरठ से 10 मई को जो सिपाही थे उन्होंने शुरू किया था। दिल्ली से नेक्स्ट है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उत्तर एकदम सही है। 1867 में 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति उजागर करता था, ये सत्य है। इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था कि जो इससे पहले जो ना भारतीयों का जो मुकदमा था फौजदारी का और दीवानी का, वो भारतीय और अंग्रेजी जज दोनों ले सकते थे, मजिस्ट्रेट दोनों ले सकते थे। लेकिन जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, उनका फैसला सिर्फ अंग्रेज ही करते थे। लेकिन जब इल्बर्ट बिल आया तो ये फैसला हुआ है कि जो अंग्रेजों का जो फौजदारी का जो केस है उसको और दीवानी के जो केस है उसको भारतीय जज भी सुन सकेंगे। जब ये फैसला आया तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, इसको काला कानून कहा और बाद में अंग्रेजों के विरोध के कारण इस कानून को वापस ले लिया गया। इस बात से यह क्लियर हुआ कि अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और वो नहीं चाहते कि उनको किसी और के सामने झुकना पड़े, वो किसी और जज के मतलब कि किसी भारतीय के सामने झुकना पड़े। तो इल्बर्ट बिल है वो प्रजाति भेदभाव की नीति को उजागर करता था। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले भी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल के विभाजन को बंग भंग भी बोलते हैं। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा काटा गया। कासे कर्जन और कासे काटा, किसको काटा? बंगाल को काटा। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था, हम लोग इस पर डिस्कस अभी कर चुके थे कि बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक जो सैनिक थे उसने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर गुस्से में आकर एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी बना करके 8 अप्रैल 1857 को क्या कर लिया गया था? फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या था? बैरकपुर की छावनी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक का जो सैनिक था चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर दिया, गुस्से में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, उनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई।
यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1857 की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये जो आप देख रहे हो तात्कालिक कारण 29 मार्च 1857, और फिर 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। कितनी तारीख को फांसी दी गई? 8 अप्रैल को। ठीक इसी के एक महीने बाद मेरठपुर छावनी में, किसके? 8 अप्रैल की बात है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई, ये तात्कालिक कारण हो गया। ठीक इसी के एक महीने बाद 9 मई को मेरठ के जो घुड़सवार सैनिक थे उन्होंने भी सेम इसी प्रकार का विद्रोह किया, और 10 मई को जाकर के इन्होंने अब दिल्ली में जाकर जो क्या नाम है, दिल्ली के सम्राट, दिल्ली के मुगल बादशाह को सब भारत का सम्राट घोषित किया गया, और इसको हम मानते हैं भारत की 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो एक चिंगारी जली थी तात्कालिक कारण के रूप में बैरकपुर में, और ये जो शुरुआत हुई है व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल सैनिकों ने कह दिया कि हम इनको सम्राट घोषित कर दें और हम युद्ध शुरू करेंगे, हम संग्राम शुरू करेंगे। तो ये किसने कब शुरू हुआ है? 10 मई को। इसीलिए 10 मई को क्या है, कहाँ गया, यहाँ देखिए हम आगे आ गए। 10 मई को हम क्या मानते हैं? क्रांति की शुरुआत। और कहाँ से मानते हैं? मेरठ से। ठीक है, तो क्रांति की शुरुआत वाली बात आएगी तो आप 10 मई मेरठ लिखोगे, तात्कालिक कारण आएगा तो बैरकपुर वाली घटना आएगी, चिंगारी वाली बात आएगी तो बैरकपुर घटना आएगी, क्योंकि व्यवस्थित रूप से कब शुरू हुई है? 10 मई। तो 10 मई को हम इसका प्रारंभ मानते हैं। अगला है 1857 की क्रांति के 4 मेन केंद्र कौन से? तो दिल्ली था, दिल्ली में आपके जो सैनिक पहुंचे मेरठ से, ठीक है, मेरठ के सैनिक थे, दिल्ली पहुंचे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और बैरकपुर बंगाल ये था। इसके अलावा आप ग्वालियर भी लिख सकते हैं, लखनऊ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कानपुर भी लिख सकते हैं।